हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इसके पहले ऑलरेडी मैंने बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड टोटल 11 प्रैक्टिस सेट कराया है। ये हमारा 12वां प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम लोग टोटल क्वेश्चन करेंगे 80 क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे आपके सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से। ठीक है, 41 से क्वेश्चन शुरू होगा, 120 तक आपका जाएगा। टोटल 80 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप ये 11 प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आ रही होगी या फिर आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। उन प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिए। लगातार आप टोटल जितने मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ आप देखते जाएंगे तो भगवान चाहेंगे आपका इन्हीं में से फंस जाएगा। ठीक है, हाँ, कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दिया करिए क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। मैं बताता नहीं था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, बट मैं कोशिश करूंगा कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट दे सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है या फिर 41 कह लो, कौन सा जानवर बढ़ने से नहीं रुकता? मतलब कौन सा ऐसा जानवर है जो हमेशा माने ताउम्र थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही रहता है? तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सांप। सांप एक ऐसा जानवर है जो हमेशा कुछ ना कुछ अपना क्या होता है, बढ़ता ही रहता है। हाँ, ये जरूर होता है कि जब उसकी मतलब उम्र ज्यादा हो जाती है तो विकास, जैसे इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी थोड़ी कम बढ़ती रहती है, लेकिन बढ़ेगी तब भी। जैसे इंसान है कि एक हाइट पर पहुंच गया फिर उसके बाद कुछ नहीं बढ़ेगा। ठीक है, वो फिक्स हो गया हाइट, बस उसमें विकास होगा। लेकिन मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ। सांप एक ऐसा होता है जो कभी मतलब थोड़ा थोड़ा एक समय के बाद भी क्या होता है, बढ़ता ही रहता है। ठीक है, बस ये होगा कि जब ज्यादा लंबा हो जाएगा तो वो विकास थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। आई थिंक पूरी बात को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो क्लियर है ना? 41 का आपका 2 वाला करेक्ट है। 42 पे आ जाओ। 42 कह रहा हूं होम्योपैथिक के जनक आपसे पूछा जा रहा है। तो होम्योपैथिक के जो जनक हैं वो थे हैं आपके हैनीमैन। कौन है होम्योपैथिक के जनक? कौन? हैनीमैन। आपने लिखा भी कहीं ना कहीं दिखा होगा। ठीक है, अच्छा, अब समझ लेते हैं होम्योपैथी से रिलेटेड कुछ बातें कि पहले कहाँ पर ये इनका मुख्यालय है, कहाँ पर क्या है। तो होम्योपैथिक अगर जो मैं बात करूं तो होम्योपैथिक यूरोप से बाहर आने वाली सबसे लंबे समय तक स्थापित वैकल्पिक चिकित्सा है। मतलब भाई ये यूरोप से आई है। कहाँ से आई है? यूरोप से आई है। ठीक है, दूसरी बात, और सन 1796 में सैमुअल हैनीमैन द्वारा विकसित किया गया था। तो इनका पूरा नाम क्या था? कह सकते हो इनका पूरा नाम जो था वो सैमुअल हैनीमैन था। ठीक है, और ये कब, किस ईयर में ये खोजा गया था इनके द्वारा? तो 1796 में। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। आगे की बात करते हैं। भारत में कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज था। तो पहला मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में था होम्योपैथिक का। ठीक है, जो कि 1881 में स्थापित किया गया था। तो 3-4 बातें मैंने बताया, तो आई थिंक आप सबको समझ में आ भी गया होगा। ये जो होम्योपैथिक आया कहाँ से आया? यूरोप में से आया। किसके द्वारा? यूरोप में किसके द्वारा खोजा गया? हैनीमैन द्वारा। कब खोजा गया थे? ये आपको 1796 में खोजा गया और भारत में ये 1881 में। कहाँ पर? कोलकाता में। आई थिंक पूरी बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो ये था आपका पूरा हैनीमैन से या फिर होम्योपैथिक से रिलेटेड। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है किमोनो किस देश की पारंपरिक वेशभूषा है? अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं आप बता दीजिएगा कि ये आपको अच्छा लग रहा है या फिर मैं केवल लाइन टू लाइन क्वेश्चन नहीं कराता चलूं। इसके लिए आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो किमोनो जो होती है वो आपकी है पारंपरिक वेशभूषा। पूछा जा रहा है कहाँ की है? तो ये आपका जापान की है। ठीक है ना, तो इसके बारे में ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। किमोनो एक वेशभूषा है, वो कहाँ की है? जापान की है। ठीक है, आई थिंक इसमें एक्स्ट्रा कुछ बनेगा नहीं क्वेश्चन, तो बताने का भी कोई मतलब है नहीं। 43 हो गया, 43 का थर्ड। चलो 44 देखते हैं। 44, हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन हो जाता है आपका, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलो देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से पढ़िए और सही कथन को पहचानिए। तो कह रहा है पॉलिस्टर एक प्राकृतिक रेशा है। एकदम गलत बात है। पॉलिस्टर आपका प्राकृतिक नहीं होता है। ठीक है, ये मैन मेड होता है, सिंथेटिक कह सकते हो। पॉलिस्टर के कपड़े आसानी से सिलवटें पड़ जाती हैं? बिल्कुल सिलवटें नहीं पड़ती हैं। ठीक है, पूरा ध्यान दीजिएगा, पॉलिस्टर के कपड़े में सिलवटें नहीं पड़ती। बात एकदम सही है। पॉलिस्टर सपाट रहता है और सफलतापूर्वक धुल जाता है। एकदम सही बात है, जल्दी सूख भी जाता है। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। ये भी एकदम बात सही है। तो देखा जाए उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है? BCD। BCD का मतलब चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 44 का 4। ठीक है, तो पॉलिस्टर मैंने बता ही दिया, ये मानव निर्मित है। एक्स्ट्रा बात देख लेते हैं। और इसे रसायनों द्वारा प्रयोगशाला में आपका तैयार किया गया। किसे? पॉलिस्टर को। ठीक है, इसमें सिकुड़न नहीं पड़ती, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इसे धोना भी काफी आसान होता है। अगला,
टेरिलीन, ध्यान दीजिएगा, टेरिलीन जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको और एक नाम डेक्रोन, किस नाम से जाना जाता है? डेक्रोन, भूलिएगा नहीं। एक पॉलिस्टर फाइबर है जो पानी के उन्मूलन के साथ एथिलीन और आप कह सकते हो ग्लाइकल, पानी के उन्मूलन के साथ एथिलीन, ग्लाइकल और टेरेफ्लिथिक, है ना, अम्ल के साथ पॉलीमराइजेशन द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि बनाया कैसे जाता है, बस इतना आप जानते रहो कि मतलब इसमें सिलवटें वगैरह नहीं पड़ती हैं। ठीक है, और अगर बनाने के लिए पूछा जाए तो इसमें पानी के उन्मूलन के साथ एथिलीन ग्लाइकल और टेरेफ्लिक अम्ल के सारा, ठीक है, ये बनाया जाता है पॉलीमराइजेशन द्वारा। ठीक है, तो ये बातें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। अगला 45 पर आ जाओ। 45 क्या कह रहा है? 45 है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, उस हिसाब से ऑप्शन के अकॉर्डिंग WC बनर्जी हो जाएगा। ठीक है, कांग्रेस से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। देखो, कांग्रेस की स्थापना अगर जो पूछा जाए तो ये आपका 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, अच्छा, इसका पहला जो अधिवेशन किया गया था कांग्रेस का, वे कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था बॉम्बे में। पहले अधिवेशन आपका जो किया गया था वो कहाँ पर किया गया था कांग्रेस का? बॉम्बे में। और अध्यक्ष मैंने बता ही दिया, व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी इससे रिलेटेड बातें। 45 के बाद तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। 46 देखो, 46 क्या है? प्रथम कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर आयोजित हुए, ऐसा पूछा जा रहा है। तो प्रथम कॉमनवेल्थ गेम जो है ये आपका, अच्छा, कब आयोजित हुए, कहाँ? अच्छा, पूछा है क्वेश्चन में कहाँ और ऑप्शन दिया है कब। कोई दिक्कत नहीं, मैं कब मानकर ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ। प्रथम कॉमनवेल्थ गेम कब आयोजित किया गया? तो ये आपका किया गया था 1930 में। ठीक है, तो ये भूलना नहीं है भाई, कॉमनवेल्थ गेम 1930 में आयोजित किया गया था। इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम के अलावा इसको जाना जाता था ब्रिटिश एम्पायर गेम। किस नाम से? ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आई थिंक पूरी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा, 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है ना, इसमें ये जो आयोजन किया गया है 2022 में, वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया गया था। ठीक है, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। राइटिंग पे मत जाइएगा, बस मेरी बातों को सुनते चलिएगा, है ना, क्योंकि ये लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है स्पेल की वजह से। तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में आपका 2022 का कॉमनवेल्थ गेम जो है वो आयोजित किया गया। ठीक है, जिसमें भारत ने ध्यान दीजिएगा, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने आपका टोटल 61 पदक, कितना पदक? 61 पदक जो है वो जीता है। इस 61 पदक में 22 आपके स्वर्ण थे, 22 आपके गोल्ड थे और 16 आपके क्या थे? रजत पदक थे। ठीक है, और आपके 23 जो थे वो कांस्य पदक थे। ठीक है, आई थिंक पूरी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी कॉमनवेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, चलो 46 का क्लियर ही हो गया। 47 पे आ जाओ। समय थोड़ा सा लगेगा भाई, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ। विश्व की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना आपसे पूछा जा रहा है। तो विश्व की सबसे ऊंची मानव निर्मित जो संरचना है वो सबको पता भी होगा जहां तक, बुर्ज खलीफा है। क्या है? बुर्ज खलीफा, गाना भी सुन ही रहे होंगे। ठीक है, तो अच्छा, ये कितने मीटर है? तो ये दुबई में 800 आप कह सकते हो 28 मीटर है। कितनी मीटर ऊंची है? तो 828 मीटर ऊंची है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ये दुबई के या दुबई UAE में एक गगनचुंबी इमारत भी कह सकते हो, है ना। तो कहाँ पर है ये? UAE के दुबई में। ठीक है, अगला 47 हो गया ना। 48 आ जाओ। 48 क्या कह रहा है? 40 है आपका खमीर या फिर यीस्ट जिसको बोलते हैं, का प्रयोग निम्नलिखित के उत्पादन में होता है। तो बताओ भाई, यीस्ट का प्रयोग किसके उत्पादन में होता है? तो ये आपका होता है अल्कोहल के उत्पादन में आपका यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मतलब यीस्ट से अगर आप अल्कोहल बना रहे हो, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा? तो ये बोला जाता है किण्वन। कौन सी प्रक्रिया बोलते हैं? किण्वन। ठीक है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, चलो आगे की बात करते हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु पूछा जा रहा है। तो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जो
न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष के अगर आप हैं तो आप विधानसभा की मतलब चुनाव को लड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर विधान परिषद आ जाए, चलो अगली बातें कर लेते हैं। अगर विधान परिषद आ जाए भाई, तो अगर विधान परिषद आपका आ जाता है तो इसके लिए जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष। ठीक है, और विधानसभा की जो संरचना है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो विधानसभा की जो है संरचना वो आपके अनुच्छेद जो है वो आपका है 170 में है। ठीक है, तो विधानसभा अनुच्छेद 170। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, बार बार करो, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। लिखने में गलती हो सकती है बट बोलूंगा मैं अपनी तरफ से सही। ठीक है, अच्छा, तो विधानसभा क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 170। और अगर विधान परिषद की बात किया जाए तो इसका अनुच्छेद क्या होगा, तो विधान परिषद का जो अनुच्छेद है वो आपका 168 है। क्या है, 168। क्लियर है ना, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। विधानसभा विधान परिषद दोनों बातें मैंने बता दिया। अगला कह रहा है 50 देखो क्या कह रहा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग डर, दुख एवं खुशी जैसी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। तो कौन सा भाग है भाई, तो ये होता है आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है जिसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं, ये आपका डर, दुख इन सब की भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, और इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन इससे बनता नहीं है, तो यही आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, सेरिब्रम और डर, दुख इससे रिलेटेड होता है, जिसको और दूसरा नाम मैंने क्या बताया था, प्रमस्तिष्क जिसको बोलते हैं। अगला क्या कह रहा है, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो शिव कुमार वर्मा आपसे पूछा जा रहा है किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो ये आपके हो जाएंगे संतूर वादक थे। शिव कुमार शर्मा जो थे वो आपके संतूर वादक थे। ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ और बातें जान लेते हैं। इन्हें जो है देखिए, इन्हें जो है 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, इनको 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1991 में और 2001 में 2 बार पद्म श्री, मतलब 1991 में इनको जो दिया गया था वो दिया गया पद्मश्री। क्या दिया गया, पद्मश्री, ये भी पूछा जा सकता है। और 1991 हो गया पद्मश्री, और 2001 में इनको दिया गया पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण दिया गया। ठीक है, तो आई थिंक पूरी बात समझ पाए होगे, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। शिव कुमार शर्मा ये आपके हो जाएंगे संतूर वादक, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। और 1986 में इनको दिया गया संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। उसके बाद 1991 में इनको दिया गया पद्मश्री। ठीक है, और 2001 में इनको दिया गया पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण दिया गया। ये इनसे रिलेटेड बातें थी जो कि आपको जानने की जरूरत थी। ठीक है, तो 51 का आपका क्लियर ही हो गया होगा। 52 आओ भाई, ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है। ये रहा आपका, सिंचाई के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो सिंचाई के बारे में पूछा जा रहा है, सही उत्तर आपको छांटना है। ठीक है, तो चलो कूट वाले तो नहीं है भाई, चलो नहीं है, लग तो नहीं रहा यार, कूट वाले ही हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। सही वाला पूछा है, तो देखो क्या है, छिड़काव तंत्र विधि का प्रयोग मुख्यतः समतल भूमि के लिए किया जाता है। जी नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। ड्रिप तंत्र विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की पत्तियों में गिराते हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ड्रिप तंत्र फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। ये बात तो एकदम सही लग रही है हमें। जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए ड्रिप तंत्र बिल्कुल फायदेमंद नहीं है, ये भी बात एकदम गलत है, बल्कि उल्टा फायदेमंद होता है। तो 52 में आपका केवल थर्ड वाला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में समझ लो, जो स्प्रिंकल या छिड़काव विधि का प्रयोग किया जाता है जब भूमि आपकी ढाल के रूप में खड़ी हो, है ना, ढाल के मतलब भूमि में आपका ढाल वगैरह हो, खड़ी होती है और मिट्टी को आसानी से अपर्दन योग्य होती है, मतलब मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से ले जाया जा सकता है। यह सामान के साथ ही असमान, मतलब जो भूमि जो समान है और असमान भूमि है
दोनों जगहों पर पानी का समान वितरण करने में सुनिश्चित होती है। मतलब ये आपका ऐसी विधि होती है जिसमें पानी जो है वो चाहे भूमि जो समतल है वो और जो समतल नहीं है दोनों जगह उपयोगी होती है। ठीक है ना, तो ये आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं कोट में क्या दिया हुआ है। तो 52 का ये देखिए थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सी, खाली केवल सी, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें टपक सिंचाई में पानी बूंद बूंद करके जड़ों में गिराया जाता है। ठीक है ना, इस विधि में। चलो आगे देख लेते हैं। अच्छा एक मिनट, ये जो भूमि वाला ऑप्शन था इसके में देख लेते हैं, जन बूंद बूंद करके पत्तियों में गिराते हैं। जी नहीं, पत्ती यहाँ पर देखिए क्या लिखा था, पत्तियों में नहीं बल्कि किस में गिराते हैं, जड़ों में गिराते हैं। ठीक है ना, ये बात था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, इस वजह से मैं क्लियर कर दिया। चलिए आगे देख लीजिए, आगे का क्वेश्चन क्या है। 53 आपसे क्या करा, कौन सा पौधा नींद आने में सहायता करता है। तो बताओ भाई कौन सा पौधा नींद आने में सहायता करता है। लगवा लो इस पौधे को ताकि खूब नींद आए। तो ये आपका होता है गांजा पोस्त जो पौधा होता है वो नींद आने में सहायता करता है। क्या बात है भाई। ठीक है, चलिए इसमें एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन बनने का चांस नहीं, बस ऐसे जानते रहिए, वन लाइनर गांजा पोस्त का पौधा। ठीक है, तो 53 का फर्स्ट। चलो 54 देख लो। 54 कह रहा है कौन सा देश मसालों का देश कहा जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मसालों का देश किसे कहा जाता है, तो भाई भारत को मसालों का देश कहा जाता है, क्योंकि विश्व में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक देश जो है वो क्या है, आपका भारत ही है। ठीक है, और यही मतलब भारत ही सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और निर्यातक भी है, दोनों ही भारत, मतलब मसाले से रिलेटेड आ जाए, उपभोक्ता, उत्पादक, ये सब सारी चीजें किसमें है, भारत में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। टेलीविजन का आविष्कार आपसे पूछा जा रहा है, तो बेयर्ड हो जाएंगे, बिना कुछ सोचे समझे इसका लगा सकते हो आप। ठीक है, सबसे पहले टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो आपका जेके बेयर्ड ने किया था। 55 का थर्ड। 56 पे आ जाइए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनेगा। फ्रीडम फ्रॉम हंगर फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड किसका नारा है, तो फ्रीडम फॉर हंगर फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड, ये नारा पूछा जा रहा है किसका है, तो ये नारा है आपका यूनेस्को का, तो सवाल ही नहीं उठता। IF नहीं, हाँ ये FAO का नारा है। किसका नारा है, FAO का जो नारा है वो है फ्रीडम फ्रॉम हंगर फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो 56 का आपका फोर्थ वाला सही हो जाएगा। और इसका जो FAO है इसका पूरा नाम हो जाएगा खाद्य एवं कृषि संस्थान। ठीक है, खाद्य एवं कृषि संस्थान का ही ये नारा है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन 57 देखते हैं। क्या कह रहा है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है, तो गोल्ड रिवॉल्यूशन आई थिंक पूछ रहा है। तो गोल्ड रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, तो रेशम तो सवाल ही नहीं उठता। क्या हो जाएगा भाई इसका, बागवानी ही होगा, है ना। स्वर्णिम क्रांति ये किससे संबंधित है, बागवानी से संबंधित है। ठीक है, ये तो श्वेत रिवॉल्यूशन होता है और ये रजत आई थिंक होता है, आपका अंडा। ठीक है, तो 57 का आपका ये हो जाएगा, बागवानी से संबंधित है स्वर्णिम क्रांति। 57 का 2। चलो 58 क्या कह रहा है, कोसोवा की राजधानी क्या है, कोसोवा की राजधानी क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कोसोवा की आपकी जो राजधानी होगी वो आपकी हो जाएगी प्रिस्टिना। क्या हो जाएगी, प्रिस्टिना कोसोवा की राजधानी हो जाएगी। और चीज़ें बता देता हूँ, प्रिस्टिना कोसोवा क्लियर हो गया। नैरोबी क्या हो जाएगा, केन्या हो जाएगा। ठीक है, अगला ये है आपका विंगयांग की जो राजधानी है ये है आपकी उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया की राजधानी आपकी क्या है, ये है आपकी। ठीक है, अगला क्या है, बिश्केक किसकी राजधानी है, तो बिश्केक जो है आपकी किर्गिस्तान की राजधानी है। किसकी राजधानी है, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना, बिश्केक किसकी राजधानी, किर्गिस्तान की। योंगयांग जो है ये आपकी नॉर्थ कोरिया की हो जाएगी। नैरोबी केन्या की हो जाएगी। प्रिस्टिना किसकी हो जाएगी, कोसोवा की हो जाएगी। क्लियर, चलो भाई अगला 58 क्लियर हो गया होगा। 59 देख लेते हैं। ये कमेंट करके जरूर बताइए, एक्स्ट्रा फैक्ट जो बता रहा हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है या आप बोर हो रहे हो। ठीक है, मुझे तो बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी अगर आपको फायदा लग रहा है तो मैं जरूर कराऊंगा। 59 देखिए, पौधों का वाष्पोत्सर्जन क्यों करते हैं, तो ताकत बढ़ाने के, जी नहीं, हाँ वाष्पोत्सर्जन जो होगा वो आपका वो होगा अपने आप को
ठंडा करने के लिए। पौधे वाष्पर्जन जो है वो क्यों करते हैं, तो उसका मेन रीजन होता है अपने आप को ठंडा करने के लिए, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन करते हैं पौधे। तो 59 का 2 हो जाएगा। चलो 60 देख लेते हैं। 60 क्या कह रहा है, सुंदरवन विख्यात है। तो सुंदरवन किसके लिए विख्यात है, तो ये आपका विख्यात है जी नहीं, शेर के लिए तो नहीं है, बाघ के लिए है और मैंग्रोव पौधों के लिए है, ठीक है। तो आपका 4th वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 60 का 4। भूलिएगा नहीं भाई, सुंदरवन में बाघ और मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं सर्वाधिक, इस वजह से ये इनके लिए विख्यात है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 61 किसी बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन या टेटलम धातु का बना होता है। तो 61 का आपका 3rd वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है ना, गलनांक जो होता है वो आपका क्या होता है, बहुत ऊंचा होता है, मतलब मैक्सिमम होता है, सर्वाधिक होता है, ठीक है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। अधिक करने इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि जब आपका टंगस्टन वो क्या कहते हैं फिलामेंट जो होगा वो बहुत गर्म होगा, गलनांक बहुत होने पर भी वो आपका मेल्ट नहीं होगा, इसी वजह से इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके अंदर, बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन या फिर आर्गन जैसी निष्क्रिय गैस भरी जाती है, ठीक है। तो आर्गन या नाइट्रोजन जैसी निष्क्रिय गैस आपकी बल्ब में भरी जाती है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। तो 61 का आपका क्लियर हो गया, 3rd वाला ऑप्शन। चलो 62 देखते हैं। 62 क्या कह रहा है, वायु क्या है, तो बताओ भाई वायु क्या है। वायु सिंपल गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है ना। और इसमें जो गैसों की पाई जाती हैं उनका भी बता देता हूँ अनुपात वगैरह। नाइट्रोजन में जो पाई जाती है वो 78% पाई जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन जो पाई जाती है वो आपकी 21%, 20.88 ऐसे करके 99 पाया जाता है, तो 21 अप्रॉक्स में मैं लिख दे रहा हूँ। आर्गन जो पाया जाता है वो 0.93% पाया जाता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो पाया जाता है वो 0.03% पाया जाता है। तो ये था आपका, इन्हीं गैसों का मिश्रण आपका क्या है, वायु है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आई थिंक आपको एक्स्ट्रा फैक्ट अच्छे लग रहे होंगे। 63 क्योंकि अच्छा खासा आपका रिवीजन हो रहा है। अब आ जाओ 63 पे। 63 ये रहा आपका, कह रहा है किस जैव प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है, किस जैव प्रक्रिया से आपका ऊर्जा जो है वो प्राप्त होता है। तो भाई प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा तो नहीं प्राप्त होती है, उत्सर्जन से भी ऊर्जा नहीं प्राप्त होता, हाँ श्वसन से जो है आपका ऊर्जा जो है वो प्राप्त होता है। तो 63 का आपका 3rd वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो पेड़ पौधों का भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण होती है, ठीक है। भोजन से प्राप्त ग्लूकोज रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। श्वसन में क्या होता है, भोजन से प्राप्त होता है आपका, भोजन से प्राप्त ग्लूकोज और रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा देने का कार्य करता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगला 64 पर आ जाओ। 64 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे प्रचुर मात्रा में जल प्रदूषक है, सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जल को प्रदूषित कौन करता है। तो ये आपका क्या करता है, डिटर्जेंट वगैरह तो करता है ये, लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो कचरा होता है औद्योगिक अपशिष्ट, ये सबसे ज़्यादा आपका जल प्रदूषक है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलो नेक्स्ट 64 के बाद 65। विषाणु क्या है, तो विषाणु क्या है भाई, ये सजीव भी है, सजीव के संपर्क में आने पर सजीव की तरह व्यवहार करता है, निर्जीव के संपर्क में आने पर निर्जीव की तरह, इस वजह से इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोलते हैं, मतलब मध्य हो जाएगा, मतलब 65 का आपका 3rd वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो विषाणु मतलब वायरस, इससे होने वाली बीमारी, चलो जल्दी से बता देते हैं। ये जो होता है इससे सर्दी होता है, सर्दी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, रेबीज और हेपेटाइटिस, ये सब आपका विषाणु से होने वाले रोग हैं, ठीक है, ये सब पूछे जाते हैं। रक्त का पीएच आपसे पूछा जा रहा है, तो रक्त का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4। और रक्त जो होता है ये आपका क्षारीय होता है, क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है, भूलिएगा नहीं आपका, ठीक है। और पीएच का पूरा नाम जो पूछा जाए तो क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 66 के बाद 67 क्या कह रहा है, कार्बन के अपर रूप पूछा जा रहा है, कौन कौन है। तो कार्बन के जो अपर रूप है, तो हीरा और ग्रेफाइट ये तो सबको पता होगा, और फ्लोरीन भी जो है वो कार्बन का अपर रूप है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि कार्बन का अपर रूप मतलब हीरा और
हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन हो जाएगा। ठीक है, यह एक रासायनिक तत्व होता है आपका कार्बन, और इसका जो संकेत होता है C आपको पता ही होगा, और इसका जो परमाणु संख्या होता है वो आपका 6 होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज और ध्यान लो, ब्रह्मांड में सर्वाधिक यौगिक कार्बन का पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो यौगिक पाया जाता है ब्रह्मांड में, वो सबसे ज्यादा किसका यौगिक पाया जाता है? तो कार्बन का सर्वाधिक यौगिक पाया जाता है पूरे ब्रह्मांड में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, नागफनी के बारे में पूछा जा रहा है। नागफनी के किस अंग में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है? तो ये बनता है तना। ठीक है, तो नागफनी के तने में प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है वो भोजन बनता है। नागफनी आपका एक मरुस्थलीय पौधा होता है। ठीक है, जो तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करता है। नागफनी, इसका दूसरा नाम कैक्टस भी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सजावटी पौधे के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे मुझे याद आ जा रहा है मैं बताता चल रहा हूँ। ठीक है, 69 पे आ जाओ। 69 क्या कर रहा है भाई? 69 कह रहा है सही क्रम को चुनना है। तो 69 में आपका अंतःग्रहण होगा, फिर पाचन होगा, फिर उत्सर्जन। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। उत्सर्जन वैसे भी एकदम लास्ट में होगा। उत्सर्जन तो भाई एकदम लास्ट में ही होता है, तो ये तो गलत हुआ। चलो इसी हिसाब से कर लें। अब देखो, ये उत्सर्जन, अच्छा यहाँ पर भी लास्ट में हो रहा है, यहाँ भी, तीनों ऑप्शन में, तो इन तीनों में कन्फ्यूजन हो जाएगी। पहला तो नहीं होगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अंतःग्रहण होगा, पाचन होगा, स्वांगीकरण, जी नहीं, ये नहीं होगा आपका। ठीक है, सही जो प्रक्रिया, पहले अंतःग्रहण होगा, फिर पाचन, जी हाँ बिल्कुल सही है, फिर अवशोषण होगा, और फिर स्वांगीकरण होगा, फिर उत्सर्जन होगा। जी हाँ, एकदम बात सही लिखा हुआ है। ये क्रम भूलिएगा नहीं, पहले इनटेक करेंगे, फिर डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर अवशोषण करेंगे, फिर स्वांगीकरण, फिर उत्सर्जन। ठीक है, तो 69 का आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा। ठीक, भूलिएगा नहीं। अच्छा, अंतःकरण जान ही रहे हो, पाचन भी समझ ही रहे हो, अवशोषण भी आपको कहीं ना कहीं पता ही होगा। और ये स्वांगीकरण मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्वांगीकरण क्या होता है? कोशिका में पोषक तत्वों का संचय होता है, और अवशोषित पोषक तत्व विशिष्ट कोशिकाओं में संचित होते हैं। ये प्रक्रिया जो होती है, ये आपकी क्या होती है? स्वांगीकरण होती है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, इस प्रक्रिया में क्या होता है? कोशिका में पोषक तत्वों का संचय होता है। ठीक है, और अवशोषित पोषक तत्व विशिष्ट कोशिकाओं में संचित हो जाते हैं। आई थिंक पूरी बात आपको समझ में आ जाई होगी। और अवशोषण के बाद आपका क्या हो जाता है? उत्सर्जन हो जाता है। ठीक, चलो 70 पे आ जाओ। कह रहा है निम्नलिखित में से सभी भोजन के घटक हैं सिवाय, तो बताओ भाई, सभी भोजन के घटक हैं सिवाय कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन भी होता है, फाइबर जो होता है ये आपका पोषक तत्व, ये आपका भोजन का घटक नहीं होता है, फाइबर। ठीक है, अच्छा क्या क्या होता है चलो एक बार बता दो। तो आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा और खनिज लवण, ये सब आपके क्या है? पोषक तत्व हैं। ठीक है, और प्रोटीन शरीर, और प्रोटीन को क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन जो होता है वो आधारभूत, प्रोटीन जो होता है शरीर की आधारभूत संरचनात्मक इकाई है। प्रोटीन जो है वो शरीर की आधारभूत संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, ये भी मत भूलिएगा। चलिए 71, चलो ये देखो, अभी ऊपर में बताया था ना वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत, मतलब सारा में परसेंटेज ही बताया था। 70 अभी बताया था, 78% होता है। कितना? नाइट्रोजन, तो ये सर्वाधिक होता है, ऊपर बता ही दिया था। नाइट्रोजन को N से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? तो डेनियल रदरफोर्ड ने किया था। नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? डेनियल रदरफोर्ड ने किया था, भूलिएगा नहीं भाई। 72 पर आ जाओ। 72 क्या कह रहा है? ये रहा आपका 72। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मतलब है पद जो आप कह सकते हो कि राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकता है? तो ये आपका जो संसद होता है, संसद जो होता है वो राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकता है। ठीक है, अगला अच्छा, नवीन राज्यों का निर्माण भी संसद के द्वारा ही किया जाता है। तो संसद का मतलब घटा बढ़ा भी सकता है उसके क्षेत्र को, और नवीन राज्य है उसका भी निर्माण आपका संसद कर सकता है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलो भाई, वीडियो लंबी होगी भाई, बट मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। एक्स्ट्रा फैक्ट अगर आपको जानना है तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा। बट आप कमेंट करके जरूर बताइए अगली बार, अदरवाइज मैं अगली बार एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताऊंगा। अगर आप कहेंगे कि सर जरूरत नहीं है, मतलब अगर कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप बताइएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है। श्वेत कोयला, क्योंकि इसमें मेरा भी समय लग ही रहा है, बट ये है कि आपका अगर फायदा हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि लगे। श्वेत कोयला क्या होता है? तो श्वेत कोयला आपका विद्युत शक्ति, श्वेत कोयला आपका क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति को आपका व्हाइट कोल कहते हैं या फिर श्वेत कोयला कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
73 का 2 हो जाएगा। वीडियो को अगर जो आपको लंबी लग रही है तो 2x पर करके देखिएगा। लेह के ठंडे रेगिस्तान हैं, लेह के ठंडे रेगिस्तान हैं, डैश 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 करके दिया हुआ है, तो लेह के ठंडे रेगिस्तान आपका कह सकते हो समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पर हैं। ठीक है, लेह के जो ठंडे रेगिस्तान वो समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पर हो जाएंगे। लेह का जो ठंडा रेगिस्तान है वो लगभग कितनी ऊंचाई पर मान के चल लो कि 3000 मीटर से लेकर 8000 मीटर की ऊंचाई से अधिक पर है। ठीक है, इसमें बर्फ के ढके पहाड़, ठंडी समतल जमीन पाई जाती है। लेह की जलवायु जो होती है वो सर्वाधिक आपकी शुष्क एवं ठंडी है। ठीक है, इतनी बात मैंने लेह से रिलेटेड आपको बता दिया। ठीक है, तो 74 का आपका पहला सही हो जाएगा। 75 देखो क्या कह रहा है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो प्रकाश को सूर्य तक आने में आपका 8 मिनट 18 सेकंड। कौन सा ऑप्शन है? 2। ठीक है, तो 75 का 2 आपका सही हो जाएगा। और ये जो सूर्य के प्रकाश के स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ये पूछा जाता है कई बार। सूर्य के प्रकाश का जो स्रोत है वो आपका नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है, विखंडन भी देगा, आपको संलयन लगाना है। और सूर्य क्या होता है? एक तारा होता है, ये भी जानना है, जो आपका ब्रह्मांड में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत होता है। ब्रह्मांड में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? आपका सूर्य है। ठीक है, चलिए, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में आपका 1.3 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है ना, चलिए समझ गए होंगे। 75 हो गया। 76 पे आ जाओ। 76 क्या कह रहा है? संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो आपके 11। कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है, तो समझ गए, मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह की समिति। हाँ ठीक है, रख दो। हाँ, तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जो है आपका शामिल किया गया था। ठीक है, जस्ट अ मिनट। 76। अब आ जाओ 77 ध्यान दीजिए। कौन सा ग्रह रात की रानी, भोर का तारा ऐसा भी बोला जाता है शायद, तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये कौन सा ग्रह रात की रानी कहलाता है? तो कौन सा ग्रह है भाई? चंद्रमा। नहीं, खाली रात की रानी बोला ना, तो वो भोर का तारा और नहीं होगा, वो मैं अलग क्वेश्चन बना दे रहा था। बट खाली रात की रानी बोला जाए तो आपका कौन सा हो जाएगा? वो भी उपग्रह कह रहा है, ये भी ध्यान दो, वो तो ग्रह है। तो उपग्रह यहाँ पर देख लो, मंगल भी नहीं होगा क्योंकि ये सब उपग्रह में है ही नहीं, तो उपग्रह आपका क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, तो 77 का 4, चंद्रमा को रात का रानी कहा जाता है। 78, वह कौन सा पौधा है जो पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे? यह सारे भारत में उगाई जाती है। आपका क्या मतलब है? देखो गलत टाइपिंग है। तो कौन सा पौधा भाई जो पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे? तो ये है आपका मिर्ची जो है। देखो 2 है आपका, एक आलू और मिर्ची भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। ठीक है, आलू भी आपका पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। बट शर्तें आपका समझ सकते हो कि जो पहले जो लाया गया था वो क्या था आपका? वो लाया गया था आपका, पहले आलू लाया गया था या मिर्च लाया गया था? मेरे हिसाब से पहले आपका आलू आया था। ठीक है, पहले आलू लाया गया था पुर्तगालियों द्वारा, उसके बाद मिर्च को लाया गया था। ठीक है, और दोनों मूल रूप से आपका दक्षिण अमेरिका के ही आपके क्या हैं? मूलतः ये दोनों पौधे हैं। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका के ही आलू और मिर्च दोनों पौधे हैं। ये पुर्तगालियों द्वारा लाए गए थे, पहले आपका आलू लाया गया फिर मिर्च लाया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलो भाई 79 क्या कह रहा है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, चलो, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या फिर 65 उनके जो कह सकते हो कि आयु जो है 65 वर्ष की आयु जो पहले कंप्लीट हो जाए, 6 वर्ष उनका पूरा ड्यूरेशन या फिर 65 वर्ष की आयु। ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो कौन थे आपको सबको पता होगा, सुकुमार सेन थे। ठीक है,
और प्रेजेंट में अगर जो पूछा जाए तो कौन है, तो प्रेजेंट में आपका राजीव कुमार है। कौन है भाई? राजीव कुमार। ठीक है, इतनी बातें मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। 80 पे आ जाओ। भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत की स्वर कोकिला जो है वो किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को कहा जाता है। ठीक है, इन्हें भारत रत्न भी दिया जा चुका है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज और इसको इनके बारे में बता देता हूँ। लता मंगेशकर ये 92 वर्ष की आयु में 6 फरवरी 2022 को इनकी जो मृत्यु हो गई थी। ठीक है, किसकी? लता मंगेशकर की मृत्यु 6 फरवरी आप कह सकते हो 2022 में लता जी की मृत्यु हो गई थी, लता मंगेशकर की। और इनके कुछ सम्मान हैं जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, इनको भारत रत्न जो दिया गया था, मैंने बताया ना इनको भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था? 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया था। और पद्म भूषण जो इनको दिया गया वो 1969 में दिया गया था। और पद्म विभूषण जो इनको दिया गया था वो 1999 में दिया गया था। ठीक है, और भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको दिया गया था 1989 में। तो इतना बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, भारत रत्न बस जाने रहिएगा कि इनको 2001 में दिया गया था। ठीक है। अच्छा, एक चीज और कंफ्यूजन आता है, सरोजनी नायडू का जब नाम आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, भारत की स्वर कोकिला जो है वो तो लता मंगेशकर एकदम कंफर्म है, और सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत कोकिला अगर बोला जाए, ध्यान दीजिएगा, भारत कोकिला मतलब कह सकते हो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, है ना। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को बोला जाता है। लेकिन स्वर कोकिला अगर जो लग जाए तो क्या हो जाएगा? लता मंगेशकर। आई थिंक आप पूरी बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो आ जाओ फिर 81 पे आ जाइए, देखते हैं 81 से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी भाई, क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें आप जान रहे हो। तो 81 पे आ जाओ। प्रतिवर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? तो जिस दिन गांधी जी का जन्मदिन होता है उसी दिन आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका 82। कौन सा जानवर संकटग्रस्त है, मतलब कौन सा है जो विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुका है? तो आपका जो बाघ है वो एकदम संकटग्रस्त आपका जानवर की कैटेगरी में आ गया है। ठीक है, भारत में बाघों की 1/3 आबादी का घर है। ठीक है, एक मिनट, तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, संकटग्रस्त आपके क्या हो जाएंगे? बाघ। और सर्वाधिक बाघ आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक बाघ जो है आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है ना, भारत में सर्वाधिक जो बाघ हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, और 29 जुलाई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है पूरे विश्व में? 29 जुलाई को। ठीक है, भूलिएगा नहीं ये सब डेट को। चलिए 83 पर आ जाओ। 83 क्या कह रहा है? अमेरिका की खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश के निवासी था? तो बताओ भाई, कोलंबस जो है वो किस देश का निवासी था? तो ये आपका जो था हालैंड तो था नहीं, ये भी नहीं था, इटली का था क्या? हाँ, इटली का आपका जो निवासी था। कौन? कोलंबस। ठीक है, चलिए इसके बारे में और कुछ एक्स्ट्रा बातें तो कुछ पूछी जाती नहीं है। अच्छा, इसने क्या क्या किया था तो चलो बता देते हैं। इसने अमेरिका, क्यूबा, वेस्ट इंडीज द्वीपों के मार्गों को खोज किया था। किसके? एक तो मैंने बता ही दिया, अमेरिका, और दूसरा वेस्ट इंडीज और आपका एक क्यूबा। इसके मार्गों की खोज किसने किया था? आपका कोलंबस ने किया था। ये कहाँ का था? तो इटली का था। ठीक है, चलिए इस और भी बातें हैं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही जानना आपको ज़रूरी है। महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है ना, और गोखले को महात्मा गांधी के विवेक ये क्वेश्चन बनता है कि गोखले को महात्मा गांधी के विवेक रक्षक के रूप में जाना जाता था। ठीक है, विवेक रक्षक के रूप में गोखले को महात्मा गांधी के विवेक रक्षक के रूप में जाना जाता था। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किया था। ठीक है, 1905 में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 85।
आप सोहना गांव के निवासी हैं और आपके घर के सदस्य रोज सुबह के फर्श पर लिपाई मिट्टी और गोबर को मिलाकर करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो ये तो थोड़ा बहुत सीटेट से रिलेटेड है। तो समृद्धि आती जी नहीं, ये तो रूढ़वादिता हो जाएगी। चिकनी फर्श की चिकनी होती है, ऐसा भी नहीं होता। हाँ, फर्श की मजबूती आ सकती, जी भी नहीं, ये भी नहीं होगा, गोबर लगाने से क्या ही हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये हो जाएगा आपका घर के जो फर्श है उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। ठीक है, ये साइंटिफिक रीज़न भी कह सकते हो आप, हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आई थिंक आप समझ चुके होंगे। 85 हो गया। 86 देखते हैं, 86 क्या कह रहा है? किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अगला है आपका स्वदेशी आंदोलन। जी हाँ, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, तो यही से हो जाएगा। असहयोग का भी महात्मा गांधी ने किया था, इसका भी किया था, और सविनय अवज्ञा का भी किया था। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो 86 का आपका सेकंड करेक्ट है। चलिए 87 देखो क्या कह रहा है? वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। तो ओजोन परत किसको अवशोषित करती है? तो परावैंगनी किरणों को, यूवी रेस को एब्जॉर्ब किया जाता है। किसके द्वारा? तो ओजोन परत के द्वारा। ठीक है, 87 का 2। अच्छा, और जान लेते हैं ओजोन परत से रिलेटेड। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 20 से 30 किलोमीटर ऊपर है। ठीक है, वायुमंडल में मौजूद है। तो 20 से 30 किलोमीटर ऊपर है आपकी ओजोन परत। ओजोन परत जो करता है वो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अगला, मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा किसका था? तो ये नारा था आपका सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, आसान क्वेश्चन में आ जाएगा ये। अगला 89 पे आ जाओ। क्या कह रहा है? हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में दी गई है? तो अंतिम शक्ति किसके हाथों में दी गई है? तो ये लोगों के हाथों में दी गई है, मतलब जनता के हाथों में अंतिम शक्ति दी गई है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 90 क्या कह रहा है? तट के किनारे और डेल्टा के किनारों पर उगने वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? तो तट के किनारे या डेल्टा के किनारे जो आपके वन उग जाते हैं उनको क्या जाना जाता है? तो मैंग्रोव वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वन। ठीक है, भूलिएगा नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, चलो 91 और एक्स्ट्रा कुछ इसमें कुछ है नहीं बताने लायक। ठीक है, 91 क्या कह रहा है? सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, मैं एक ऐसे गांव में रहता हूं जहां पर हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। अच्छा, हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। तो बताओ मैं कौन से गांव में रहता हूं? तो भाई सिंपल है, जहां पानी वगैरह नहीं है वो क्या होगा? राजस्थान ही होगा। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी के घर में राजस्थान के लोग रहते हैं और इनकी जो दीवारें होती हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं। दीवारें काफ़ी क्या होती हैं? मोटी होती हैं, और छत वगैरह कटीली झाड़ियों से मिलकर बना होता है। तो 91 का आपका 91 का 4 वाला सही हो जाएगा। 92 देखो, 92 क्या कह रहा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। तो भारत में सबसे बड़ा राज्य जो होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से वो क्या हो जाएगा? वो राजस्थान ही होगा। ठीक है ना, राजस्थान। और सबसे छोटा जो होगा वो क्या होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? गोवा। और जनसंख्या, मतलब आप कह सकते हो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो होगा वो क्या होगा? यूपी होगा। ठीक है, और सबसे छोटा जो होगा वो क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, और हाँ बस इतना ही जानो, बाकी कितनी जनसंख्या ये तो काफ़ी डीप हो जाएगा, इतना जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला 93 क्या कह रहा है? 93 कह रहा है पीलिया बीमारी का कारण, मतलब तो वो पीलिया वगैरह किससे होता है? तो पीलिया जो हो जाएगा विषाणु से होता है। ठीक है, पीलिया जो होगा वो वायरस से होता है। ठीक है, 93 हाँ बिल्कुल। अगला, फर्श पर लुढ़कती गेंद किस बल के कारण रुक जाती है? तो बताओ भाई, ये तो मैं ऑलरेडी आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो होती है फर्श पर लुढ़कती गेंद है जो वो रुक जाती है, क्योंकि वो फ्रिक्शन लगातार इसका अपोज करता रहेगा। एक समय जब आएगा जब ये रुक जाएगा, अगर ढाल वगैरह नहीं है। ठीक है, अगला 94 के बाद 95 पे आ जाओ। 95 कह रहा है पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो पानी का जो क्वथनांक होता है मतलब कितने डिग्री पर पानी जो है वो बॉयल कर जाएगा। तो ये सबको पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना।
96 क्या कह रहा है, अभिकथन वाले हैं तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। 96 क्या कह रहा है, हाँ बताओ, विद्यालयों में बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है, एकदम सही बात है। आगे देख लेते हैं दूसरा, कारण क्या है, कारण है मतलब अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए बच्चों के। दूसरा, इससे उनकी सृजनात्मकता, अभिव्यक्तियों की क्षमता का विकास हो गया, एकदम सही बात है। तो दोनों सही हैं और कहीं ना कहीं जो आर है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। उससे फायदा क्या होने वाला है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो 96 का फर्स्ट। चलो 97 कह लो। 97 पूछा, कह रहा है सिक्किम राज्य जो है में नाथुला की ऊंचाई, नाथुला जो दर्रा है सिक्किम राज्य में, वो आपका कितनी ऊंचाई पर स्थित है। तो नाथुला दर्रा है आपका 14,500 की मीटर, मीटर कह रहा हूँ, फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कौन, नाथुला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में, कितनी ऊंचाई पर है, 14,500, ठीक है। अच्छा और समझ लो, नाथुला जो रास्ता है, नाथुला के जो रास्ता है, प्राचीन काल में इसे सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और नाथुला दर्रा जो है, मान लो ये नाथुला है, नाथुला जो दर्रा है भारत और चीन के मध्य व्यापार को सरल बनाता है। नाथुला दर्रा से भारत और चीन में व्यापार जो है वो आसानी से हो पाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। 97 का आपका 4 नहीं, 97 का आपका 2 वाला सही हो जाएगा, मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो चलो 98 देखते हैं। 98 क्या कह रहा है, 98 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है। तो कौन बताओ अन्य से भिन्न है, तो मछली, मगरमच्छ, कछुआ, ये तीनों एक समान हैं और जो बंदर है वो अन्य लोगों से अलग है, ठीक है। क्यों ऐसा कह सकते हो कि ये पानी में रहता है, ये पानी में रहता है, बंदर जो है वो पानी में नहीं रहता है, ये बल्कि पेड़ों पर रहते हैं, ठीक है ज़्यादातर। 99 देखो, 99 कह रहा है जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या बनवाया है। तो बताओ भाई, जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या बनाया है, अभ्यारण्य बनवाया है, ठीक है। अभ्यारण्य बनाया गया है जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए, ठीक है। और एक चीज़ और, रेड डाटा बुक से रिलेटेड मैं बता दे रहा हूँ, तो जो जंतु आपके लगभग विलुप्ति के मतलब जो जंतु आपके विलुप्ति के लगभग समय पर पहुंच चुके हैं, जो लगभग विलुप्ति के कगार पर हैं, उनके लिए एक बुक बनाई गई है जिसे रेड डाटा बुक बोला जाता है, ठीक है। आई थिंक ये भी समझ चुके हो गए। 100 क्या कह रहा है, 100 देखो भाई, इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी छोर है। तो इंदिरा पॉइंट किसका सबसे दक्षिणी छोर है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी छोर है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट जो है वो सबसे दक्षिणी छोर है, ठीक है। और ये किसके नाम पर रखा गया है, तो ऐसे समझ सकते हो 1980 के दशक के मध्य में पूर्व प्रधानमंत्री आपका कह सकते हो इंदिरा गांधी के ही नाम पर ये आपका इंदिरा पॉइंट रखा गया है, ठीक है। और 2004 के सुनामी में के दौरान इंदिरा पॉइंट जो है वो समुद्र में डूब गया था, ठीक है। ये भी बात दिमाग में रखे रहिएगा। तो सुनामी 2004 ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। कितने मनुष्य में कितने तरीके के रक्त वर्ग पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कितने तरीके के, ए पाया जाता है, बी पाया जाता है, ए बी सर्वग्राही जिसको बोलते हैं, ओ आपका सर्वदाता, यही 4 तरीके के आपके ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। तो 101 का आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना समय हो गया भाई, देखो 47 मिनट हो जाता, नहीं तो 40 मिनट 35 मिनट में आपका क्वेश्चन ओवर हो जाता, बट क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलो अच्छा, हाँ, रक्त समूह की खोज किसने की थी, ये भी पूछा जाता है। तो रक्त समूह की जो खोज की थी वो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज किया था। 102 क्या कह रहा है, निम्नांकित में से कौन सा पारदर्शी है। तो बताओ भाई, पारदर्शी कौन है, तो साफ शीशा जो होता है वो आपका क्या होता है, पारदर्शी होता है, ठीक है। और पारदर्शी का मतलब जिससे जो प्रकाश है वो आर पार निकल जाए, ठीक है, आसानी से देखा जा सके जिसके आर पार। 103 देखो क्या कह रहा है, मुझे नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबाला हुआ टैपियोका मिल जाए तो खाने में मज़ा आ जाता है। बताइए भारत के किस राज्य का रहने वाला हूँ। बताओ भाई, नारियल में डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका मिल जाए तो टैपियोका कहाँ पाया जाता है, केरल में। जी हाँ बिल्कुल, केरल आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो केरल के लोग 2 चीज़ें खाना बहुत पसंद करते हैं, खासकर एक साबूदाना जानते होंगे आप लोग, साबूदाना या फिर इसी को क्या बोलते हैं, टैपियोका बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा एक का आपका नारियल, ठीक है। तो नारियल और टैपियोका मतलब साबूदाना, ठीक है।
ये उनके समझ लीजिए जहाँ आंगन वगैरह होता है वहाँ तक उगाया जाता है, ठीक है ना, आंगन वगैरह में भी उगा लेते हैं। ठीक, तो ये कहाँ तक पहुँच गए हम लोग 103। चलो भाई 104 पे आ जाओ। 104 क्या कह रहा है? 104 ये रहा, कितने दिनों में बिचड़ा या मोरी, कितने दिनों में बिचड़ा या मोरी बन जाता है? तो बताओ भाई कितने दिनों में बन जाता है ये? तो बिचड़ा या मोरी जिसे कहा जाता है ये आपका बन जाता है 20 से 30 दिनों में। 20 से 30 दिनों में आपका बिचड़ा या मोरी बन जाता है। ठीक है, 104 के बाद 105 पे आ जाओ। हर्ट जो है वो किसका मात्रक है? तो हर्ट जो है वो आपका मात्रक है ध्वनि तरंग का। ठीक है, इतने हर्ट्ज की कहते नहीं है कि ऑडियो प्ले हो रही है। ठीक है, तो ये हर्ट्ज जो है वो ध्वनि तरंग का, कहीं ना कहीं ध्वनि से रिलेटेड है आपका हर्ट्ज। ठीक है, और ध्वनि तरंग किस तरीके की आपकी वेव है? तो ये आपका यांत्रिक वेव है। ठीक है, यांत्रिक तरंग है या फिर मैकेनिकल वेव है आपका। ये आपका इसके संचरण के लिए ठोस, द्रव, गैस तीनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये आपका निर्वात में नहीं चल सकती। ठीक है, और जबकि लाइट जो होता है वो आपका ट्रांसवर्स वेव होता है। ठीक है, तो हर मतलब ध्वनि तरंग कैसी है? यांत्रिक मतलब मैकेनिकल है। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती है, निर्वात में नहीं जाएगी। 106 पे आ जाओ। कमल के फूल तथा बीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं कैसे? तो कमल के जो फल या तथा बीज एक जगह से दूसरी जगह, हाँ, जल में ही रहते हैं तो जल की धारा द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ठीक है, और कपास कई बार रिपीट करा चुका हूं, ये कहाँ से पहुंचते हैं? हवा द्वारा पहुंचते हैं। ठीक है, तो 106 का दूसरा करेक्ट हो जाएगा। 107 देखो क्या कह रहा है? स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है। तो कौन सा भाई? स्थितिज मतलब आप कह सकते हो स्टैटिक वाली एनर्जी की बात कर रहा है। किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो उत्पन्न होती है, मतलब किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो बताओ भाई, एक स्लाइड के शीर्ष पर एक बच्चा, एक स्लाइड के शीर्ष पर, अच्छा ये तो ये थोड़ा लग रहा है, टंकी से गिरता पानी, जी नहीं ऐसा नहीं, चलती जिसमें मूवमेंट होगा वो तो हो ही नहीं सकता। तो स्लाइड के एक शीर्ष पर एक जो बच्चा होगा इसी में क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, और किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? चलो एक आध और बता देते हैं। बांध द्वारा जो संचित पानी है, बांध द्वारा संचित जो पानी होता है उसमें भी आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। और खींचा हुआ, पूछा गया है सब क्वेश्चन, खींचा हुआ जो धनुष का तीर होता है उसमें भी आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। और पहाड़ पर रखा एक पत्थर, मतलब जो मूवमेंट में नहीं है उसी में आपका क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। समझ गए ना? जैसे तीर हम खींचे तो खींचे उस समय तक उसमें स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, और बाद में जो पानी संचित किया गया है, मतलब पानी रुका है एक जगह, स्थितिज ऊर्जा है। और पहाड़ है कोई, उसके ऊपर एक पत्थर रखा, उसमें स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रोटीन क्या कह रहा है? प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। तो प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है, तो बताओ भाई प्रोटीन संश्लेषण का स्थल क्या है? तो ये है आपका राइबोसोम। क्या होगा? राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। ठीक है, सिंपल कह सकते हो प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। ठीक है, जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो आपका राइबोसोम में होता है। और यही कारण है कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है किसको? राइबोसोम को। ठीक है, 108 के बाद 109 पे आ जाओ। क्या कह रहा है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध जो है वो किस राज्य से है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। चौथा, बिहार से संबंध है। ठीक है, और बिहार में भी अगर जो हम बात करें, बिहार के सीवान जिले में इनका जो है वो जिले के जीरादेई में हुआ था। ऐसे बस सीवान जान रखे रहोगे तब भी दिमाग में चल जाएगा। ठीक है, उन्हें 1962 में, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, बोलिएगा नहीं, 1962 में आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। मतलब भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार रह चुके हैं। ठीक है, बोलिएगा नहीं। तो उसके बाद आपका 109 हो गया। 110 पे आ जाओ भाई। 110 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव के संदर्भ में क्या सही है? तो सूक्ष्म जीव के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है। सूक्ष्म जीव दलदल में तो पाए ही जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक है,
सूक्ष्मजीव मनुष्य सहित जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। ये बात तो सही लग रही है हमें कुछ हद तक। अगला, अमीबा जैसे सूक्ष्मजीव बिल्कुल अकेले नहीं रह सकते, ये बात तो एकदम गलत है। सूक्ष्मजीव ठंडी परिस्थिति में जीवित नहीं रह सकते, ये भी बात गलत है। तो उस हिसाब से आपका 110 का दूसरा वाला ऑप्शन सही पाया जाता है, क्योंकि सूक्ष्मजीव जो हैं वो लगभग प्रत्येक जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, पहली बात। और वे सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं, हर प्रकार के। ठीक है, बर्फ की ठंडी जलवायु से लेकर गर्म झरनों और रेगिस्तान से लेकर दलदली भूमि तक भी आपका रह सकते हैं। ठीक है, और ये वायु, पानी और मनुष्य सहित पौधों और जीवों के शरीर में भी पाए जाते हैं, मतलब ये सब जगह पाए जाते हैं, सीधा सीधा कह सकते हो। 111 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित है? कौन सा उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित है? तो कृषि पर आधारित उद्योग के नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, उन्हीं में से आप देख लीजिएगा। जैसे आपका जूट उद्योग जो होता है वो कृषि पर आधारित होता है। कपास उद्योग ये भी आपका कृषि पर आधारित है। और फल सब्जी उद्योग ये भी आपका क्या है? कृषि पर। तो उस हिसाब से 3 कृषि पर होते हैं, जूट, कपास और फल सब्जी। तो जूट ऑप्शन में दिया है, यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए? चलो 110 के बाद 111 के बाद 112 पे आ जाओ भाई। 112 क्या कह रहा है? 112 कह रहा है सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली आपसे पूछा जा रहा है। तो सिखों के अंतिम 10वें गुरु जिन्हें अंतिम गुरु मतलब 10वें जो थे वो कौन थे? तो वो गुरु गोविंद सिंह थे। और गुरु गोविंद सिंह का जो जन्मस्थली है वो पटना साहिब है। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो 1666 में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किया था। इनके पिता का नाम क्या था? गुरु तेग बहादुर था। क्या था? तेग बहादुर था। ठीक है, चलिए भाई इतनी बातें बता दिया मैंने। 113 लेपचा, नेपाली और भूटिया का संबंध, मतलब ये जनजाति हैं आई थिंक, ये आपका किस राज्य से हैं? तो लेपचा, नेपाली, भूटिया ये तीनों जनजाति आपकी सिक्किम से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? सिक्किम से। और आपका मेघालय की 2-3 जनजातियां इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे गारो, खासी, जयंतिया, पहाड़ी भी है, उन्हीं पर रहते हैं तो उन्हीं के नाम से है वो पहाड़ी। ठीक है, 113 का आपका दूसरा। 114 पे आ जाओ। 114 क्या कह रहा है? चलो भाई ध्यान देते हैं। 114 है क्या कह रहा है? ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाता है। तो जो भोजन ऊर्जा देगा उसको कौन सा कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन जो होता है वो ऊर्जा देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? अच्छा, और भी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड ये भी जान लो। कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे शरीर के लिए ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों में से एक है। ठीक है, और अगला कार्बोहाइड्रेट सरलता से ऑक्सीकृत होकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं तथा ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है और शरीर को, आपको कह सकते हो कि ऑक्सीकृत होकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, जिससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, बिहार की सीमा आपसे पूछा जा रहा है। बिहार की सीमा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बिहार के उत्तर में कौन सा देश है ये पूछा जा रहा है। तो उत्तर में आपका नेपाल है बिहार के, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो भाई, चलो बता ही देता हूँ आपको सारे रिलेटेड बातें इसकी सीमा से रिलेटेड। मान लो ये आपका क्या हो गया? बिहार हो गया। ठीक है, ये बिहार हो गया। तो बिहार के उत्तर में आपका क्या है? ये नॉर्थ हो गया। नॉर्थ में क्या हो जाएगा? आपका नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार के नॉर्थ में नेपाल। तो आंसर तो आपको मिल ही चुका होगा। दक्षिण में आपका क्या होता है? बिहार के झारखंड है। क्या है? झारखंड है दक्षिण में। पूरब ये आपका ईस्ट होगा। तो पूरब में क्या पाया जाता है? पश्चिम बंगाल। बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है। ठीक है, और पश्चिम में क्या है? पश्चिम में आपका यूपी है। भूलिएगा नहीं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेपाल तो सबको पता ही होगा, ऊपर होता है भारत के मैप में भी, तो नॉर्थ दिमाग में बैठा ही सकते हो। और नीचे झारखंड, ये आपका कोई चीज़ ऐसे याद कर लो कि कोई चीज़ जब झाड़ी जाती है, झाड़ना जिसके बोलते हैं, तो झाड़ने पर वो नीचे आता है, और नीचे का मतलब साउथ नीचे, तो झारखंड हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल भी अगर थोड़ा बहुत दिमाग में होगा तो पश्चिम बंगाल आपका दिमाग में हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल आपका पूर्व में है। ठीक है, ये तो आपको दिमाग में मैप में होगा। बचा आपका यूपी, तो यूपी आपका पश्चिम में हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे, याद भी हो गया होगा। 115 के बाद 116 पे आ जाओ भाई। 116 क्या कह रहा है? 116 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित आपदा नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आग लगाना मानव निर्मित है, होगा नहीं। बस विस्फोट भी मानव निर्मित है, अच्छा नहीं है पूछा जा रहा है। तो भूकंप जो है ये नहीं है। क्यों? क्योंकि भूकंप आपका कह सकते हो नेचुरल डिजास्टर में आता है। ठीक है,
अच्छा, भूकंप होता क्या है, तो ऐसे समझ सकते हो पृथ्वी की आंतरिक सतह में होने वाले कंपन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भूकंप से रिलेटेड है। ठीक है, इसकी तीव्रता को किस पर नापते हैं, तो रिएक्टर स्केल पर। किस पर नापते हैं, रिएक्टर स्केल पर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर की जाती है। ठीक है, चलो अगला 117 क्या कह रहा है, बस भाई खत्म हो गया। स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल, तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कई बार पूछा जा गया है, तो ये आपको दिमाग में रखना है कि जो आपके जयराम दास दौलत राम थे, ये आपके बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है, और राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये आपको की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, ये भी मत भूलिएगा। चलिए 24वें तीर्थंकर पूछा जा रहा है, तो 24वें तीर्थंकर जो अंतिम थे वो कौन थे, आपके महावीर स्वामी थे। कौन से थे, महावीर स्वामी थे। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है वो बिहार के नालंदा के पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में 527 ईसा पूर्व हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, पहले कौन थे, चलिए कमेंट करके आप बताइएगा पहले तीर्थंकर कौन थे, देखते हैं कौन बताता है, कमेंट करिएगा भाई, मैं नहीं बताया हूँ आपको। ठीक है, 119 क्या कह रहा है, किस प्रकार की कृषि को भूमि को साफ किया जाता है, 2 या 3 वर्षों के लिए फसलें उगाई जाती है, फिर भूमि को 10 या 10 से अधिक वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता है। बताओ भाई कौन सी ऐसी कृषि है, तो ये स्थानांतरित कृषि है, कि आपका सीटेट वगैरह में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रकार की कृषि में 10 साल के लिए छोड़ देते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अगला जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका है बिहार का राजकीय वृक्ष पूछा जा रहा है। तो बिहार से रिलेटेड हम लोग सारी बातें कर लेते हैं। वृक्ष तो मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दिया है और यहाँ भी बता दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, पीपल हो जाएगा। ठीक है, पक्षी, चलो भाई पक्षी ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ, गौरैया। कौन है, गौरैया जो है ये आपका पक्षी हो गया। ठीक है, पुष्प बताओ, पुष्प आपका क्या हो जाएगा, गेंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गेंदा। पशु बताओ, पशु आपका क्या हो जाएगा, बैल हो जाएगा। ठीक है, बैल लिखिए, बैल हो जाएगा। ठीक है, और मछली कौन सी है भाई, ये भी एक आध बार पूछा गया, तो आपका मांगुर जो होता है वो बिहार की राष्ट्रीय मछली आप कह सकते हो, राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, तो समझ गए ना, पक्षी, गौरैया, पुष्प, गेंदा, पशु, बैल और मछली आपकी मांगुर, और आपका वृक्ष जो है वो पीपल हो गया। ठीक है, तो ये था आपका टोटल, आपके 1 घंटा लग गया। देखिए टोटल आपके मैंने डिस्कस किए आपके 80 क्वेश्चन, बट एक्स्ट्रा फैक्ट सहित वो हमको लगता है कुछ नहीं तो 150 क्वेश्चन तो कन्वर्ट ही हो गया होगा। तो जितना मुझसे जल्दी हो पाया मैं कराया भाई, इससे जल्दी नहीं हो सकता था। ठीक है, और कहीं भी कोई मिस्टेक हो गई हो तो भाई कमेंट करके आप बता दीजिएगा, उसको मैं अपने आप से करेक्ट कर लूँगा और आपको कमेंट में भी एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो कैसी भी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो भाई अगर अच्छा लग गया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर प्रैक्टिस सेट चाहते हो, मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट सहित, तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, बस आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।